गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा सेक्शन 148 से रिलेटेड रहेगा। जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो कंपनी ऑडिट से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। और कंपनी ऑडिट जो कवरेज है सेक्शन वाइज, वो सेक्शन 139 से सेक्शन 148 तक की सेक्शन कवरेज है। एक बार सेक्शन रिकैप भी देख लेते हैं, आपको भी मेमोराइज हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। सेक्शन 139 हमें बताता है कि कंपनी का ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, रीअपॉइंट कैसे होता है। सेक्शन 140 वो रिमूवल ऑफ ऑडिटर के बारे में डिस्कस करता है, या अगर रेजिग्नेशन देना है ऑडिटर को तो हाउ कैन एन ऑडिटर रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस। और अगर कंपनी को हटाना है, रिमूव करना है, तो कंपनी कैसे हटा सकती है, वो रिमूवल और रेजिग्नेशन के बारे में डिस्कस करता है। सेक्शन 141 जो है वो क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑन ऑडिटर के बारे में डिस्कस करता है। सेक्शन 142 जो है वो डिस्कस करता है कि रेमुनरेशन ऑफ एन ऑडिटर के बारे में, कि रेमुनरेशन कहाँ पर डिसाइड होता है, कैसे डिसाइड होता है। सेक्शन 143 वो पावर्स एंड ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर के बारे में डिस्कस करता है। तो सेक्शन 143 हमारे लिए ज़्यादा काम का नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ के पेपर की, हाँ उसमें एक टॉपिक है ब्रांच ऑडिट का, वो ज़रूर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पावर्स क्या क्या हैं, ड्यूटीज क्या क्या हैं ऑडिटर की, वो हमें कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ के पेपर में डिस्कस करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई नीड नहीं है। हाँ, जब ऑडिट एंड एश्योरेंस में भी ये टॉपिक आता है तो वहाँ जरूर ये डिस्कशन का पार्ट बनता है। सेक्शन 143 हो गया। सेक्शन 144 जो है वो है कि ऑडिटर नॉट टू डू सर्टेन सर्विसेज, नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज टू द कंपनी। यानी कि ऑडिटर जो है ऑडिटिंग के दौरान कुछ और सर्विसेज भी दे सकता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे, लेकिन कुछ सर्विसेज पर बिल्कुल मना कर रखा है कि ये सर्विसेज आप नहीं दे सकते कंपनी को। दिस इज सेक्शन 144। एक बार क्वेश्चन यहाँ से भी आया हुआ है। सेक्शन 145 ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट पर कैसे साइन किए जाएंगे, कौन साइन करेगा, दिस इज सेक्शन 145। सेक्शन 146 जो है ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग, ऑडिटर को जनरल मीटिंग अटेंड करनी है। 147 जो है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन है, वो कंपनी के लिए भी है एज वेल एज ऑडिटर के लिए भी है। तो वहाँ से भी कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, नहीं बनना चाहिए। आईसीआई को सोचना चाहिए कि कहाँ तक बच्चे ये पेनल्टी वगैरह याद करेंगे। और सेक्शन 148 जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, तो ये सेक्शन 148 के बाद जो सेक्शन है कंपनी ऑडिट का जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। और साथ के साथ हमारा जो मतलब जो हमारा लॉ का कोर्स है वो भी सेक्शन 148 तक ही हमें यहाँ पर करना है। बहुत अच्छे तरह समझिएगा, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है जब से नया सी इंटरमीडिएट का कोर्स लॉन्च हुआ है, लेकिन ये अपने आप में बहुत बेहद ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। और इसमें भी छोटी छोटी बातें काफ़ी हैं पूछने के लिए, जो आईसीआई पूछ सकता है। और ये सेक्शन 148 जो बताता है कोस्ट ऑडिट के लिए बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोस्ट ऑडिट करवा सकती है कुछ कंपनियों का। कई सारे सबसेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। जो सबसेक्शन 1 है इसमें हम राइटिंग वर्क भी काफ़ी करने वाले हैं। जो सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 है वो ये बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी को नोटिफाई कर सकती है, और वो उन्हें कह सकती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में, जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट रखते हैं, हर एक कंपनी को रिक्वायर्ड होता है बुक्स ऑफ अकाउंट रखने का, लेकिन उसमें कुछ कोस्ट रिकॉर्ड भी रखने पड़ेंगे रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर। तो कुछ कंपनियों को उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। कंपनियों को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, ये रूल्स में लिखा हुआ है। एक रेगुलेटेड सेक्टर है, एक नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है। तो ये हम डिस्कस करेंगे कि रेगुलेटेड सेक्टर कौन कौन से, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर कौन कौन से हैं। तो सब सेक्शन 1 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो रूल्स बना के, प्रोविजन बना के वो कुछ क्लास या क्लासेस ऑफ कंपनी को कह सकती है कि आप कोस्ट रिकॉर्ड भी रखें।
रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर। क्लियर हो गई? ये काम है सबसेक्शन 1 का। सबसेक्शन 2 ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जिन जिन कंपनियों को उसने सबसेक्शन 1 में कोस्ट रिकॉर्ड रखने के लिए कहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट का ही पार्ट हो जाएंगे कोस्ट रिकॉर्ड, जिन जिन कंपनियों के लिए सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल होगा, उनमें से कुछ कंपनियों को छांटकर उनके लिए रूल्स बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह सकती है कि आपको अपने कोस्ट रिकॉर्ड्स का ऑडिट भी कराना पड़ेगा। तो सबसेक्शन 1 कोस्ट ऑडिट के बारे में डिस्कस नहीं करता है। सबसेक्शन 1 सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि किन किन कंपनियों को कोस्ट रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे इन एडिशन टू द बुक्स ऑफ अकाउंट। और सबसेक्शन 2 ये डिस्कस करता है कि जिन जिन कंपनियों को कोस्ट रिकॉर्ड रखने के लिए कहा गया है, उनमें से किन किन कंपनियों को जो है कोस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा। तो जब सबसेक्शन 3 है तो कि कोस्ट ऑडिटर कौन कौन हो सकता है, ये सब चीजें फिर आगे हैं। तो चलिएगा सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 क्या कहता है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस चैप्टर। इन दिस चैप्टर का मतलब है जो सेक्शन 139 से लेकर 148 तक है। तो कह रहे हैं कि कुछ भी इस चैप्टर में लिखा हुआ हो, बावजूद इसके द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो कर सकती है, ऑब्लिगेटरी नहीं है। इन रेस्पेक्ट ऑफ सच क्लासेस ऑफ कंपनी, सच क्लास ऑफ कंपनी एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स और प्रोवाइडिंग सच सर्विस एज में भी प्रेस्क्राइब। तो जब भी बच्चों ये प्रेस्क्राइब वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब है इसके लिए रूल्स बने हुए होंगे, वहां से भी बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं। तो सारे ईच एंड एवरी रूल्स इज नॉट इन आवर कोर्स, तो ना ही ये पॉसिबल है कि बच्चा एक एक रूल्स को याद कर पाए। तो जो जो जरूरी हैं वो हम लोग साथ के साथ आपको पढ़ा ही देते हैं। तो प्रोवाइडिंग सच सर्विस एज में भी प्रेस्क्राइब, तो इसका मतलब रूल्स हैं, रूल्स में एग्जैक्टली डिस्कशन होगा। डायरेक्ट दैट पर्टिकुलर रिलेटिंग टू द यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल और लेबर और टू अदर आइटम्स ऑफ कोस्ट एज में भी प्रेस्क्राइब। तो उन कंपनियों को, उन सच क्लास और क्लास ऑफ कंपनियों को जो भी प्रेस्क्राइब हैं, उनसे कहा जाएगा कि आप कोस्टिंग रिकॉर्ड रखिए रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर, रिलेटिंग टू अदर आइटम ऑफ कॉस्ट एज में भी प्रेस्क्राइब, यानी कि और आइटम ऑफ कॉस्ट भी हो सकते हैं जो प्रेस्क्राइब है। शेल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट केप्ट बाय दैट क्लास ऑफ कंपनी। तो जो क्लास ऑफ कंपनी के लिए कहा जाएगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ साथ आपको एक कोस्ट रिकॉर्ड भी रखने पढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात? प्रोवाइडेड दैट सीजी सेल बिफोर इशूइंग सच ऑर्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी क्लास ऑफ कंपनी रेगुलेटेड अंडर द स्पेशल एक्ट। तो कुछ क्लास ऑफ कंपनी के ऊपर कोई स्पेशल एक्ट भी एप्लीकेबल है, माना सपोज कीजिए विमानन उद्योग है, जो कंपनियां एयरलाइन के काम में लगी हुई हैं, तो एविएशन सेक्टर एक अलग है जिसके ऊपर स्पेशल एक्ट भी लगता है। बैंकिंग है तो बैंकिंग एक्ट भी उसके ऊपर लगता है कंपनी एक्ट के साथ साथ। इंश्योरेंस सेक्टर है तो इंश्योरेंस एक्ट भी लगता है कंपनी एक्ट के साथ साथ। तो अगर किसी क्लास ऑफ कंपनी पर कोई सेक्टोरियल एक्ट भी लगता है उस क्लास ऑफ कंपनी के ऊपर, तो कंसल्ट द रेगुलेटरी बॉडी कंस्टिट्यूटेड और एस्टेब्लिश अंडर द स्पेशल एक्ट। तो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास नहीं करेगी, बल्कि वो जो रेगुलेटरी बॉडी है उस सेक्टर को गवर्न करने के लिए उस सेक्टोरियल बॉडी से पहले कंसल्ट करेगी। तो अब हमें सबसेक्शन 1 में तो इन्होंने एज में भी प्रेस्क्राइब्ड, एज में प्रेस्क्राइब्ड लिख के छोड़ दिया है। मोटा मोटी कॉन्सेप्ट पता लग गया है कि सबसेक्शन 1 जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो ये देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इन रेस्पेक्ट ऑफ सच क्लास और क्लास ऑफ कंपनी एज में भी प्रेस्क्राइब्ड वो ऑर्डर पास कर सकता है, अगर वो चाहे कि आपको इन एडिशन टू कीप बुक्स ऑफ अकाउंट आपको कुछ कोस्टिंग रिकॉर्ड्स भी रखने पड़ेंगे रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर और रिलेटिंग टू एनी अदर आइटम ऑफ कॉस्ट एज में भी प्रेस्क्राइब। तो अब ये देखने वाली बात है कि वो कौन कौन सी कंपनियां हैं, क्योंकि वो पहचानने के लिए पेपर में आ ही सकता है। आप अगर ट्रेंड देखें इंस्टीट्यूट का तो ज्यादातर क्वेश्चन वो लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड पूछते हैं। हम इससे पहले भी अकाउंट्स ऑफ द कंपनी के क्वेश्चन कर चुके हैं, चाहे इंटरनल ऑडिट है तो उसमें ये देखना पड़ता है कि इंटरनल ऑडिटर किस किस कंपनी के लिए जरूरी है। तो बेसिकली क्या है, वो क्राइटेरिया सेटिस्फाइड क्राइटेरिया के ऊपर पूछते हैं आपसे, चाहे आपका कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोविजन है, कोई सा भी प्रोविजन अगर आप देखा है, डिपॉजिट में भी हमने देखा
तो अगर आप ऑब्जर्व करें ना, तो ज्यादातर क्वेश्चन जो केस स्टडी के माध्यम से पूछे जा रहे हैं आईसीआई के द्वारा, वो क्राइटेरिया से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। माना सीधे आपसे पूछा जा सकता है, कंपनियों का नाम देके, टर्नओवर देके पूछा जा सकता है कि क्या इस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे। तो उनके रूल्स आपको ध्यान होने चाहिए कि क्या गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किन किन कंपनियों के कॉस्टिंग रिकॉर्ड को जरूरी बनाया है और किन किन कंपनियों को जरूरी नहीं बनाया। तो चलिए जल्दी से एक पेन और पेपर निकाल लीजिएगा, असाइनमेंट पर लिखना शुरू कर दीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसेक्शन 1 से रिलेटेड सबसे पहले मैं नोटिंग करवाऊंगा आपको कि सबसेक्शन 1 में कौन कौन सी कंपनियां नोटिफाइड हैं जिन्हें ये कोस्ट रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे। उसके बाद हम सबसेक्शन 2 के ऊपर आएंगे कि किन किन कंपनियों को अपना कोस्ट रिकॉर्ड का ऑडिट कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसेक्शन 1 की। सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 की बात करते हैं और ये बात होती है कोस्ट रिकॉर्ड की बात हो रही है इसमें। इसमें बात हो रही है कोस्ट रिकॉर्ड की। इसमें बात हो रही है आपकी कोस्ट रिकॉर्ड की। इसमें ये देखना पड़ेगा कि सबसेक्शन 1 क्या कहता है और उससे रिलेटेड फिर रूल्स क्या हैं। CG may by order CG may by order in respect of such company in respect of such companies in respect of such companies engaged in production of prescribed goods or services direct that particulars relating to material labor or other item of cost shall be included in books of account. तो ये तो बात हुई कि सबसेक्शन 1 क्या कहता है। जल्दी से आप कॉपी कर लीजिएगा
और अगर कोई बच्चा रह जाए कॉपी करने से तो क्लास को पॉज करके देख लीजिएगा। अब बात ये आती है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक आया नहीं है, मैं क्लियर कर दूं, लेकिन इम्पोर्टेंट है, जो एक ट्रेंड में महसूस कर पा रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके क्राइटेरिया से पूछे जा रहे हैं, ऑब्जर्वेशन से पूछे जा रहे हैं, कंडीशन सेटिस्फेक्शन से पूछे जा रहे हैं। तो जो रूल 3 है कंपनीज का, कोर्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिटर रूल 2014, वो ये बताएगा कि किस किस कंपनियों के लिए कोस्ट ऑडिट रखना जरूरी है। तो दिस इज रूल 3, दिस इज रूल 3 ऑफ कंपनी कोस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट, रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। तो यहां पर आपको पता लगेगा कि किस किस कंपनियों को ये कोस्ट रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। तो कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी engaged in production of goods, production of goods or providing services as specified, services as specified। तो जो कंपनियां इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हैं या सर्विसेज एज स्पेसिफाइड हैं, तो स्पेसिफाइड सर्विसेज को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। ये ध्यान देने वाली बात है, 2 पार्टों में इसे डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक को हम कहेंगे रेगुलेटेड सेक्टर और एक को कहेंगे नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। एक को हम कहेंगे रेगुलेटेड सेक्टर और एक को हम कहेंगे नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। एक को कहेंगे हम रेगुलेटेड सेक्टर, और एक को कहेंगे नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। रेगुलेटेड सेक्टर में कौन कौन से हैं? टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, शुगर, ये सब रेगुलेटेड हैं। ड्रग्स एंड फार्मा, ड्रग्स एंड फार्मा और फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर। जो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर हैं, आयरन, स्टील, रबर, सीमेंट, वगैरह वगैरह।
तो इसमें जो रूल्स हैं, ये तो बात हो गई कि कौन कौन से सेक्टर प्रेस्क्राइब्ड हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन सब प्रेस्क्राइब्ड सेक्टर को हमेशा ही कोर्स रिकॉर्ड बनाने हैं। तो इनके लिए जो रूल्स हैं, हैविंग टर्नओवर मोर देन और इक्वल टू 35 करोड़। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है आपसे, ड्यूरिंग इमीडिएटली immediate preceding financial year shall include cost record in their books of account। in their books of account। जल्दी से कॉपी कीजिए बेटा। तो दिस इज सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 विद रूल 3। सबसेक्शन 1 सिर्फ और सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुछ क्लास या क्लासेज ऑफ कंपनी को एज में भी प्रिस्क्राइब्ड होंगी, वो उन कंपनियों को इन एडिशन की वो बुक्स ऑफ अकाउंट रखें, उसके अलावा कोस्ट रिकॉर्ड भी रखने के लिए कह सकती है। और कोस्ट रिकॉर्ड में जो मुद्दे होंगे, मेनली क्या क्या चीज़ रखनी पड़ेंगी कि कितना आप मटेरियल यूटिलाइजेशन करते हैं इन रिलेशन टू यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, इन रिलेशन टू यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर, और इन रिलेशन टू अदर आइटम ऑफ कोस्ट एज में बी प्रेस्क्राइब। लेकिन रूल 3 ये बताता है कि एग्जैक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस किस कंपनियों को ये कोस्ट रिकॉर्ड रखने के लिए बोला है। और इस पर्पज के लिए जो प्रेस्क्राइब्ड सेक्टर हैं, रेगुलेटेड सेक्टर हैं, एक नॉन रेगुलेटेड सेक्टर हैं। रेगुलेटेड सेक्टर में आपके टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, शुगर, ड्रग्स एंड फार्मा, फर्टिलाइजर्स, और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में आयरन, स्टील, रबर एंड सीमेंट के केस आते हैं। तो इन कंपनियों में भी ऐसा नहीं कि सब कंपनियों को इनका टर्नओवर अगर मोर देन या इक्वल टू 35 करोड़ है इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो ऐसी कंपनियों को ये आवश्यक बनाया गया है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ साथ अपने कोस्ट रिकॉर्ड भी मेंटेन कर रहे हैं। इट क्लियर? लेकिन ये कतई मत समझिएगा कि इन सारी कंपनियों को जो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाइड करती हैं उन्हें कोस्ट रिकॉर्ड भी बनाना पड़ेगा। कोस्ट रिकॉर्ड तो बनाना पड़ेगा, उन्हें कोस्ट ऑडिट भी कराना पड़ेगा। कोस्ट रिकॉर्ड अलग चीज है, उनमें से सारी कंपनियों को कोस्ट ऑडिट नहीं कराना, उनमें से कुछ चुनिंदा कंपनियों को कोस्ट ऑडिट फिर कराना है। तो ये चीज बताएगा आपको सबसेक्शन 2, ये चीज बताई जाएगी आपको सबसेक्शन 2 में। तो सबसेक्शन 2 देखिएगा, और उससे भी फिर रिलेटेड रूल्स में बताई जाएगी, क्योंकि सबसेक्शन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये बता रखा है कि एज में भी प्रेस्क्राइब। तो सबसेक्शन 2 क्या कहता है? इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी टू डू सो, it may by order direct that audit of cost record of class of company which are covered under subsection 1। यानी कि सबसे पहले जरूरी है कि आपकी क्लास ऑफ कंपनी सबसेक्शन 1 में कवर्ड होनी चाहिए। अगर आपके पास कोस्ट रिकॉर्ड है ही नहीं, वो मैंडेटरी नहीं है, तो कोस्ट ऑडिट आप कराओगे कैसे? तो उसके बाद जो क्लास ऑफ कंपनी सबसेक्शन 1 में कवर्ड है उनमें से कुछ को छांटकर वो कोस्ट ऑडिट करवा सकती है। एंड विच हैव ए नेट वर्थ ऑफ सच अमाउंट एज में भी प्रेस्क्राइब्ड, और जिनकी नेट वर्थ प्रेस्क्राइब लिमिट से ज्यादा है, और टर्नओवर ऑफ सच अमाउंट एज में भी प्रेस्क्राइब। यानी दो क्राइटेरिया बता दिए इन्होंने कोस्ट ऑडिट के। जब कोस्ट रिकॉर्ड रखे हुआ है तो एक ही क्राइटेरिया था, यहाँ पर कोस्ट ऑडिट के लिए दो क्राइटेरिया, जो भी सेटिस्फाइड होगा सेल बी कंडक्टेड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। तो उस तरीके से कराना पड़ेगा जिस तरीके से ऑर्डर में स्पेसिफाई होगा। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, इसका भी हम चार्ट बना लेते हैं सबसेक्शन 2 का, कि किन किन कंपनियों को जो है कोस्ट ऑडिट कराना जरूरी है। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे लगता है कि ये चीज पेपर में पूछी जा सकती है आपसे कभी भी, ठीक है ना।
ऑल्दो अभी तक नए सिलेबस जब से आया है, जब से 148 को टच नहीं किया गया है, और इसीलिए ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 148 से कभी भी वो क्वेश्चन आपसे बढ़िया क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो देखिएगा, कोस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट हम बात करते हैं, सेक्शन 148 सब सेक्शन 2 की हम बात करते हैं, सेक्शन 148 सब सेक्शन 2 की हम बात करते हैं, और कोस्ट ऑडिट, रिक्वायरमेंट ऑफ कोस्ट ऑडिट की बात करते हैं। कोस्ट ऑडिट की हम बात करते हैं जी, इसे कर देते हैं बॉक्स में बंद, जिससे सुंदर सा लगे। सेक्शन क्या कहता है, फिर रूल्स क्या कहते हैं, उनकी बात हम करेंगे। सेक्शन क्या कहता है, रूल्स क्या कहते हैं। तो पहले बात आती है सेक्शन की, सेक्शन 148(2) अभी हम पढ़ के ही आए हैं, इसे भी लिख लेते हैं। सीजी मे बाय ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर डायरेक्ट फॉर द audit of cost records of companies covered under section 148 subsection 1, having prescribed net worth or turnover। जब हमने ये देखा था कि कोस्ट रिकॉर्ड किसे रखना जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट थी, टर्नओवर 35 करोड़ से ज़्यादा। लेकिन जो कोस्ट ऑडिट की बात करते हैं तो उसमें दो क्राइटेरिया हैं, कोई भी क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाइड कर जाए, या तो नेटवर्थ का या टर्नओवर का, इन ए मैनर specified in that order। अब सेक्शन से कुछ भी नहीं पता लगता है, तो हमें इसके लिए डिपेंड रहना पड़ेगा रूल के ऊपर। तो रूल क्या कहता है, इसके लिए है रूल 4 ऑफ कंपनीज कोस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट, कोस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। ये हमें बताएगा कि कब रिक्वायर्ड है। तो कोस्ट रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, कोस्ट रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड to be audited if overall annual turnover from all products and services from all products and services in immediate
preceding financial year, preceding financial year, in case of इसमें भी दो पार्ट हैं, ये रेगुलेटेड सेक्टर के लिए अलग है और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के लिए अलग है। रेगुलेटेड सेक्टर के लिए अलग है और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के लिए अलग है इसके अंदर। तो रेगुलेटेड सेक्टर और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, रेगुलेटेड सेक्टर में अगर 50 करोड़ या उसके बराबर या उससे ज़्यादा है और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है। जब कोर्स रिकॉर्ड रखने की बात थी तो दोनों के लिए रूल एक ही था कि 35 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर आपका होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए, तो आपको कोर्स रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे। लेकिन जहाँ तक ऑडिट की बात है तो रेगुलेटेड सेक्टर में लिमिट 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है। वो खाली इससे काम नहीं चलेगा। एंड ठीक है ना, एंड क्या है, एंड एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस, एंड ये तो था ओवरऑल टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। साथ के साथ जरूरी है एंड एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज, इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज। रेगुलेटेड सेक्टर में मोर देन और इक्वल टू 25 करोड़ है और जो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है उसमें मोर देन 35 करोड़ है। क्लियर बेटा? ये भी मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। रेगुलेटेड सेक्टर में ये लिमिट 25 करोड़ या उससे ज़्यादा है और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में ये 35 करोड़ या उससे ज़्यादा है। इसमें साथ के साथ एक नोट भी है, एक्सेप्शन भी है, उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सेप्शन है एक्सेप्शन ऑफ रूल 4, जो रूल 4 है उसकी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? रिक्वायरमेंट ऑफ cost audit shall not apply to a company whose revenue from export in foreign exchange exceeds 75% of its total revenue। गवर्नमेंट ने कह दिया भाई हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज कमा के लाइए और आप कोस्ट ऑडिट से मुक्ति पा जाइए, और विच इज ऑपरेटिंग फ्रॉम
which is operating from SEZ or engaged in generation of electricity for captive consumption, ये भी मैं समझाऊंगा, for captive consumption। एक तरह से 3 लोगों को माफ कर दिया गया है, इन 3 लोगों को माफ कर दिया गया है कि आप जो है कोस्ट ऑडिट कराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पहली कंपनी माफ है कि अगर आपका जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है फॉरेन एक्सचेंज, अगर वो एक्सीड करता है 75% ऑफ इस टोटल टर्नओवर से, तो आपको कोस्ट ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। या आप ऑपरेटिव हैं SEZ में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, या आप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के काम में लगे हुए हैं फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। तो ध्यान दीजिएगा, कैप्टिव कंजम्पशन का मतलब होता है आप बेच नहीं रहे, अपने आप ही जनरेट करते हैं और अपनी ही इंडस्ट्री में यूज करते हैं, तो उसे कहा जाता है कैप्टिव कंजम्पशन। यानी कि आप एंगेज हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में वो कैप्टिव कंजम्पशन। तो एक काम आपका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और दूसरे काम भी होंगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं, अपनी ही इंडस्ट्री को आप सेल कर रहे हैं, यानी कि बाहर की इंडस्ट्री को आप कोई सेल नहीं कर रहे, तो उसे कहा जाता है कैप्टिव कंजम्पशन। तो अगर ये एक तरह से रूल 4 की एक्सेप्शन है कि इन 3 जगह आपको कोस्ट ऑडिट कराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दिस इज सेक्शन 139 सबसेक्शन 148 सबसेक्शन 1 एंड 148 सबसेक्शन 2। अब बात करते हैं, मेन यही सेक्शन थे जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब तो बात ये आती है सबसेक्शन 3 में कि कौन ऑडिट करेगा, उसका क्या वो ऑडिटर का चार्टेड अकाउंटेंट होना जरूरी है या नहीं है, या कोस्ट अकाउंटेंट होना जरूरी है। तो क्लियर कर रखा है कि कोस्ट ऑडिट का जो ऑडिट है वो कोस्ट अकाउंटेंट करेगा, यानी कि CA की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोस्ट अकाउंटेंट आप होने चाहिए। और जो 139 सबसेक्शन 1 के अंदर ऑडिटर बना है कंपनी का, क्योंकि हो सकता है वो CA भी हो और साथ की साथ CWA की भी उसने एक मेंबरशिप ले रखी हो, तो क्या वो भी कर सकता है? उसे बिल्कुल मना कर दिया कि अगर आप एक्सटर्नल ऑडिटर हैं कंपनी के, तो साथ के साथ आप कोस्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। तो जल्दी से आप सेक्शन 148 निकालिएगा, उसमें रीडिंग करना शुरू करते हैं। तो जल्दी से सबसेक्शन 3 निकालिएगा। द ऑडिट अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी कंडक्टेड बाय द कोस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। तो ध्यान दीजिएगा, जो कंपनी का एक्सटर्नल ऑडिटर है वो CA ही होना चाहिए, लेकिन जो कोस्ट ऑडिटर है उसका कोस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होना जरूरी है। हु शैल बी, कौन अपॉइंट करेगा? हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑन सच रेम्युनरेशन एज में बी डिटरमाइंड बाय द मेंबर इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब। यानी कि अपॉइंटमेंट जो कोस्ट ऑडिटर का है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे, लेकिन जो रेम्युनरेशन है वो मेंबर तय करेंगे, उस रेम्युनरेशन पर पोस्ट ऑडिटर काम करेगा। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल बी अपॉइंटेड फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ द कोस्ट रिकॉर्ड। तो जो आपने मेन ऑडिटर अपॉइंट किया, एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट किया है, तो हो सकता है वो उसके पास CMA की भी डिग्री हो, तो क्या वो अपॉइंट हो सकता है एज एन कोस्ट ऑडिटर? बिल्कुल मना है कि अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं तो आप कंपनी के साथ कोस्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट ऑडिटर कंडक्टिंग द कोस्ट ऑडिट शैल कंप्लाई विद द कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। तो जैसे हमारे ICAI के जो ऑडिटर जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, उनके ऊपर भी ऑडिट करते वक्त ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं ऐसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है। तो कोस्ट ऑडिटर के ऊपर भी CMA इंस्टीट्यूट ने अपने कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाए, तो वो उसे पूरे करने पड़ेंगे। सब सेक्शन 4 ये कहता है कि जो कोस्ट ऑडिट है वो अलग है जो सेक्शन 143 में आप ऑडिट कराते हैं। तो इस सेक्शन 143 से आप कंफ्यूज होंगे, मैं अभी आपको क्लियर करता हूं। एन ऑडिट कंडक्टेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी इन एडिशन टू द ऑडिट कंडक्टेड अंडर सेक्शन 143। क्योंकि हम जब भी ऑडिट आता है तो हमें लगता है कि 139 में हम ऑडिट करते हैं, जबकि 139 में अपॉइंटमेंट है, 141 में क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन, 140 में रिमूवल है ना।
तो 143 जो है वो ये रिक्वायरमेंट लगाता है पावर्स एंड ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर। तो वहां पर एक तरह से 143 मेन सेक्शन है कि कंपनियों का ऑडिट कराना जरूरी है, फिर ऑडिटर को जो है उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट देनी है। तो इस वजह से सेक्शन 143 इन्होंने यूज किया है। आप चाहें तो पेपर में सेक्शन नहीं भी यूज करें, बस आपको समझना अंडरस्टैंड करना है कि जो एक्सटर्नल ऑडिटर है जो सीए करता है उसके अलावा 148 का ऑडिट है, दोनों अलग अलग है। सब सेक्शन 5 ये कहता है कि जो भी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड रूल्स हैं जो स्टैट्यूटरी ऑडिट पर लगते हैं, ऑडिटर पर लगते हैं, जैसे 141 में क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन बस सीए को छोड़ दीजिए, वहां पे लिखा हुआ है ना कि सीए का ही होना जरूरी है, यहाँ पे सीए में होना जरूरी है। बाकी कौन कौन लोग कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते, तो वहां पर पूरी की पूरी लिस्ट है। तो उसी तरीके से यहां पर भी डिस्क्वालिफिकेशन वो ही एप्लीकेबल होंगी कोस्ट ऑडिटर के लिए भी। तो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन राइट ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन एप्लीकेबल टू द ऑडिटर अंडर दिस चैप्टर सो फार एज में बी एप्लीकेबल, क्योंकि क्वालिफिकेशन में वहां लिखा हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है, तो इसका मतलब ये ना समझा जाए कि कोस्ट ऑडिटर का भी क्वालिफिकेशन सीए होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कर दिया कि इसके लिए सीडब्ल्यू होना जरूरी है। अप्लाई टू द कोस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू गिव ऑल असिस्टेंस एंड फैसिलिटी टू द कोस्ट ऑडिटर अंडर दिस सेक्शन फॉर ऑडिटिंग द कोस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। क्लियर होगी बात ये। प्रोवाइडेड दैट द रिपोर्ट ऑन द ऑडिट ऑफ कोस्ट रिकॉर्ड शैल बी सबमिटेड बाय द कोस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जो कोस्ट रिपोर्ट यानी कोस्ट ऑडिट के ऊपर रिपोर्ट दी जाएगी, कोस्ट ऑडिटर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सबमिट करेगा। कंपनी इंटर्न जो है वो गवर्नमेंट को सबमिट करेगी। तो सबसेक्शन 6 इस बात की तरफ इशारा करता है। एक कंपनी सेल within 30 days from the date of receipt of a copy of the cost audit report prepared in pursuance of a direction under subsection 2 furnish the central government with such report along with full information and explanation on such reservation or qualification contained therein। तो कंपनी जो है जैसी उसे रिसिप्ट होगी ये कोस्ट ऑडिटर की रिपोर्ट के 30 दिन के अंदर इन फुल इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो भी रिजर्वेशन ऑडिटर ने लगाई है पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट को वो रिपोर्ट देगी। क्लियर हो गई। सबसेक्शन 7 इफ आफ्टर कंसिडरिंग द कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट रेफर टू अंडर दिस सेक्शन एंड द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फर्निश्ड बाय द कंपनी अंडर सबसेक्शन 6 the central government is of the opinion that any further information or explanation is necessary, it may call for such further information and explanation and the company shall furnish the same within such time as may be specified in the by the government। तो अगर जो भी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ने के बाद जो भी एक्सप्लेनेशन कंफर्मेशन कंपनी से मिली है उन्हें पढ़ने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि और भी अभी एक्सप्लेनेशन हमें ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर वो कंपनी से रिक्वायर्ड करेगा और कंपनी जो भी टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी उसके अंदर वो एक्सप्लेनेशन इंफॉर्मेशन फर्निश करेगी गवर्नमेंट को। तो जहाँ तक क्वेश्चन पूछे जाने का सवाल है तो सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2, क्योंकि क्राइटेरिया है यहाँ पर कि किन किन कंपनियों को सबसेक्शन 1 में किन किन कंपनियों को रूल 3 है कि किन किन कंपनियों को कोस्ट ऑडिट रखना जरूरी है। तो उस पार्ट के लिए 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है सेक्टर, एक तो रेगुलेटेड सेक्टर एक नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। दोनों के लिए 35 करोड़ या उसके बराबर का आपका टर्नओवर होना चाहिए इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। और जिन कंपनियों को भी और कोस्ट रिकॉर्ड रखने जरूरी है, ऐसा नहीं कि सारी कंपनियों को कोस्ट ऑडिट भी कराना है। तो ये सबसेक्शन 2 है और रेड विद रूल 4 है। तो किन किन कंपनियों को कोस्ट ऑडिट कराना जरूरी है और अगर कराना जरूरी है तो सबसेक्शन 3 ये कहता है कि वो कोस्ट ऑडिटर जो है कोस्ट सीएमए ही होगा और वो ऑडिट जो है जो सेक्शन 143 में हम ऑडिट करते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट करते हैं, उससे अलग होगा। जो कंपनी का मेन ऑडिटर है वो एज ए कोस्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन एज फार एज में भी एप्लीकेबल जो एक सीए के ऊपर है वही इसके कोस्ट ऑडिटर के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। तो यहां तक का हमारा एक तरह से सेक्शन 148 मैंने पूरा डिटेल में आपको कंप्लीट करा दिया है।
अब केवल दो ही चीज मुझे इस चैप्टर के अंदर करानी है। सबसे लास्ट वाला सेक्शन करा ही दिया वैसे मैंने, दो ही चीज करानी है। एक तो रिमूवल वाला प्रोसीजर सेक्शन 140 अभी रह रहा है, वो मैंने पहले ना लेके बाद में अब लूंगा, रिमूवल और रेजिग्नेशन का। और एक जो सेक्शन 143 में ब्रांच ऑडिट से रिलेटेड है, पूरा का पूरा सेक्शन पावर एंड ड्यूटीज का हम लोग नहीं करेंगे, केवल एक पार्ट है, एक सब सेक्शन है जो ब्रांच ऑडिट से रिलेटेड है। तो वहां से भी अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है। तो एक मैं वो डिस्कस करूंगा, उसके बाद ये जो चैप्टर है फिनिश हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। इन्हें इस सेक्शन को आप कीजिए, याद कीजिए, रिवाइज कीजिए, चीज़ों को मेमोराइज कीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम रिमूवल वाला सेक्शन और ब्रांच ऑडिट का भी जो पार्ट है वो हम करते हैं, और अगली क्लास में ये चैप्टर जो है हम फिनिश कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।